हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स लेकर, जो कि अप्रैल के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं। फ्रॉम 24 टू 30 अप्रैल 2022 के हैं। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको डिटेल में मिलेंगे, जिसमें इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें स्पेशली जो ये करंट अफेयर्स हैं ये एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एचएएस और एचपी अलाइड, खासकर जो हिमाचल के एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। जो फर्स्ट करंट अफेयर है, इट इज़ रिलेटेड टू द नीति आयोग। सी, राजीव कुमार वॉज द नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे ये। अभी इन्होंने रिज़ाइन किया अपनी पोस्ट से। देखिए, अगर नीति आयोग किसी को नहीं पता तो नीति आयोग क्या है कि 1950 में हमारा एक प्लानिंग कमीशन था। उसी प्लानिंग कमीशन को क्या किया गया है, आगे नाम चेंज कर दिया गया उसका, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम चेंज कर दिया था जनवरी 1, 2015 को। इसमें कि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा पीएम होंगे। जैसे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं, तो उसी तरीके से नीति आयोग के चेयरमैन भी जो होंगे वो कौन होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। वाइस चेयरपर्सन जो है ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अब क्या है कि क्यों नियुक्त किया जाते हैं, बिकॉज नीति आयोग जो है इट इज़ ए non-statutory and non-constitutional body. It is a totally, you can say that it is a totally a government body। और गवर्नमेंट इसके मेंबर्स को कभी भी निकाल सकती है, कभी भी रख सकती है। गवर्नमेंट के ऑर्डर पे राजीव कुमार को रिजाइन करना पड़ा, और अभी सुमन बेरी जो है शी इज़ द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इससे पहले भी अरविंद पानगरिया जो थे, इन्होंने रिज़ाइन किया था अपनी जॉब से 2017 में। पहले वो वाइस चेयरमैन थे, उनकी जगह पे राजीव कुमार जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की ड्यूटी को निभाया था। अब जो न्यू है सुमन बेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, जैसे सीएपीएफ का एग्जाम आने वाला है, एफकेट का एग्जाम आने वाला है, सीडीएस का एग्जाम आने वाला है, एचईएस का एग्जाम आने वाला है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखना। सुमन बेरी इज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट है साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जो अभी नाटो ने की है। देखो, नाटो जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रह चुका है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। अटलांटिक नेशन के साथ जो लगने वाले, आपको नॉर्थ अटलांटिक के साथ ये लगने वाले जो देश हैं वो आपको साथ में मिलेंगे, बट अभी इसने एक्सपेंशन बहुत किया है। देखो, ये 1949 में बना था नाटो, 1949 में बना था, और ब्रुसल में इसकी हेडक्वार्टर इसका ब्रुसल में है। ब्रुसल इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। देखो, जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था तो उस टाइम पे वर्ल्ड दो गुटों में बट गया था। वन इज़ यूएस एंड अदर इज़ यूएसएसआर, जो कि बाद में 1991 में टूट गया, जिसमें से सबसे बड़ी कंट्री जो है वो रशिया निकली। उसके बाद यूक्रेन वगैरह जो है ये यूएसएसआर के ही पार्ट थे। यूएस का जो गुट था उसको नाटो बोलते थे, और नाटो का एक रूल है इनके बीच में। एक नाटो में अभी जैसे आप देखेंगे तो 30 मेंबर्स हैं, और नाटो के साथ किसी भी देश के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो नाटो के सभी मेंबर्स जो हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं। दैट्स वाई यूक्रेन वांट्स टू बिकम द मेंबर ऑफ द नाटो। एंड यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ लगता था, इसलिए रशिया को ये प्रॉब्लम थी कि कल को नाटो की फोर्सेस यूक्रेन पे आएगी, मतलब रशिया के बॉर्डर पे नाटो की जो फोर्सेस हैं वो होंगी, और कभी भी वो मिसाइल लॉन्च, मतलब नियर फ्यूचर के लिए एक तरीके का थ्रेट देखता है रशिया, इसलिए उसने यूक्रेन को मना किया था नाटो का मेंबर बनने से। अभी देखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लाइव फायर साइबर डिफेंस ड्रिल की है, जिसका नाम जो है वो लॉक शील्ड्स नाम रखा है। क्या नाम रखा है ये ध्यान में रखना। साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है लॉक्ड शील्ड्स जो रखा गया, और ये कहाँ पे किया गया है, एस्टोनिया में इसको किया गया है। तो ये ध्यान में रखना। इसमें यूक्रेन भी जो है, कहा जा रहा है कि यूक्रेन भी इसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर सकता है। नाटो आपको ध्यान में रखना है, और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉक शील्ड जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन की साइबर एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है रशिया। देखो, यहाँ पे रशिया एक तरीके से युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। दूसरी तरफ उसने दुनिया की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल लॉन्च किया है। ये सोवियत यूनियन की सबसे और दुनिया की सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम सरमेट है, ठीक है। थर्मो न्यूक्लियर आर्म्ड इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम सरमेट है, और ये किसकी जगह लेगी, सोवियत बिल्ड वोयवोडा
की जगह लेगी। सो सरमत जो है ये 200 मेट्रिक टन जो है, और इसकी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब ये दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे क्या कर सकते हैं, प्लैनेट के किसी भी कॉर्नर पे क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं, जो कि बहुत डेडलीस्ट है। देखो यहाँ पे जब आप बैलिस्टिक मिसाइल देखते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है। देखो जिन भी मिसाइल्स को हमने दूर लॉन्च करना होता है उनको हम बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल में सबसे खास बात देखना, ये एक पैराबोलिक पाथ बनाती हैं। पैराबोलिक पाथ मतलब ये एक तरीके का 45 डिग्री एंगल पे एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो एक ये क्या करते हैं, यहाँ से ये एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती हुई फिर दोबारा री एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू धरती के अंदर, मतलब ट्रोपोस्फेयर में फिर से ये री एंटर करती है। तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। S-400 है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी S-500 के भी टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडिया की अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल की बात करोगे तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो अग्नि 5 है, जिसका 5000 किलोमीटर जो है वो रेंज है। तो इंडिया की सबसे सक्सेसफुल अग्नि 5 है। और भी इंडिया के पास है, पृथ्वी भी इंडिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, बट अग्नि 5 जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट, और कहा जाता है कि अग्नि 4 पे इंडिया भी काम कर रहा है। इसी बीच में इंडिया ने अग्नि प्राइम, अग्नि पी करके भी एक मिसाइल में है जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, बट इसका नाम क्या है, अग्नि प्राइम रखा गया है। तो ये सरमट आपने ध्यान में रखना है कि किस कंट्री की है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने बस सर्विस जो है वो टोटली डिजिटल टिकटिंग सिस्टम पे बेस कर दी है। महाराष्ट्र के जो स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने इनॉग्रेट किया है टैप इन टैप आउट सर्विस जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया टू चर्च गेट के रूट में, गेटवे ऑफ इंडिया टू चर्च गेट के रूट पे आपको ये मिलेगी, जहाँ पे चलो ऐप जो है आपकी, चलो ऐप में आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने सेलफोन्स में इसको यूज़ कर सकते हो। टैप इन और टैप आउट जो है आप स्मार्ट कार्ड जो है या फिर चलो ऐप से इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना है आपने कि ये जो फर्स्ट सर्विस है ये किसने दी है। ये देखिए यहाँ पे जो अवार्ड्स होते हैं इनको बहुत अच्छे से आपने करना है। इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट है विवेक लाल जो है सिलेक्ट किए गए हैं फॉर द 66th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022। तो देखिए ये जो है ये एक तरीके के जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन, विवेक लाल जो है चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के। सो इनको एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड दिया गया है फॉर द डिफेंस सेक्टर, मतलब इन्होंने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने बोइंग के साथ भी काम किया है, लॉकहीड मार्टिन के साथ भी काम किया है, और नाउ ये जनरल एटॉमिक्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनको इस चीज़ के लिए डिफेंस सेक्टर में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनको एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। देखो यूनेस्को जो है ये आपने कई बार ही देखा होगा, यूनाइटेड नेशन जो है एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट लव ऑफ रीडिंग, रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए, लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए अप्रैल 23 को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। और कहा जाता है कि एक तरीके की इस टाइम पे डेथ भी हुई थी दो सबसे प्रोमिनेंट राइटर्स जो है मिगल दे सर्वेंटेस और विलियम शेक्सपियर की जो डेथ हुई थी उसको एज ए मतलब कॉमरेट किया जाता है, और उनकी डेथ को एज ए उनको कहा जाता है कि जो चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में की हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, तो लव ऑफ रीडिंग को प्रमोट किया जाए, इसीलिए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को क्या किया जाता है, एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। और याद रखना आपने ग्वादलराजरा जो मैक्सिको में एक सिटी है, इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 डिक्लेयर किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है, इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपीज़ पे। देखो जब भी आप करंट अफेयर्स की वीडियो को देखते हैं या जो मैं वीडियोस आपको जो करंट अफेयर्स देते हैं काफ़ी चूज़ किए होते हैं, तो आपने ध्यान में रखना है कि इनको कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, ऐसे जस्ट आप ढांसना लगा के इसको सुने तब जब आपने इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तब इसको एक बार रिवाइंड करने के लिए दोबारा वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। बट पहले अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो इसको कंटिन्यूटी में देखें और इस जो भी करंट अफेयर्स है उनको नोट डाउन ज़रूर करें। नेक्स्ट है नेशनल पंचायती राज डे। देखो पंचायती राज जो 3 टायर गवर्नमेंट हमारे देश में जो कि लोकल रूरल गवर्नमेंट जो हमारे देश में सेटअप करता है उसको ये देखता है। नेशनल पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में, और इस दिन पे नेशनल हॉलीडे भी इंडिया में डिक्लेयर किया था पर हर जगह पे नहीं होती। सो पंचायती राज डे जो है ये कब से आया, अप्रैल 24 में क्यों आया? देखो हमारे देश में जो पंचायती राज डे है या पंचायती राज जो है ये नेशनल रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है। हमारे जो लोकल रूरल गवर्नमेंट जो हमारे जो गांव लेवल पे जो होती है उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए होता है। इसको 3 टायर गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये विलेज लेवल से ग्राउंड लेवल से जुड़ी होती है। फिर इसके बाद इसमें इंटरमीडिएट लेवल आता है। इंटरमीडिएट लेवल जो होता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है जो कि आपका
जिला परिषद लेवल पे होता है। तो इंटरमीडिएट लेवल कहाँ नहीं होता? जहाँ पे 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, जिस स्टेट की 20 लाख से पॉपुलेशन कम है वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता है। तो देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने पंचायती राज को 1992 में लाया गया। देखो इसी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 11 शेड्यूल भी आया। वो शेड्यूल में हमारे पंचायती राज के 29 मैटर्स को डिस्कस किया, मतलब जो पावर्स हैं जो पंचायती राज की उनको डिस्कस किया गया है इन द आर्टिकल 243G। आर्टिकल 243G में आपको ये 29 मैटर्स देखने को मिलेंगे और 11 शेड्यूल में मिलेंगे। सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है ये 24 अप्रैल को क्या किया गया? इनेक्ट किया गया। सो इसीलिए पंचायती राज डे जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जब पंचायती राज डे आया तो उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ये 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए कि ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है इसको ख़त्म किया जाए। तो 2001 से अफ्रीकन गवर्नमेंट ने मलेरिया डे को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उसके बाद 2007 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 60th सेशन में रिकमेंड किया अफ्रीकन मलेरिया डे एज ए वर्ल्ड मलेरिया डे, और इस डिजीज़ को एक ग्लोबल इम्पैक्ट से बचाने के लिए किया। सो 2008 के बाद इसको वर्ल्ड मलेरिया डे को ऑब्जर्व किया जाने लगा। इस साल का जो वर्ल्ड मलेरिया डे का जो थीम है वो है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। देखो जो थीम होती है ना, हर जैसे ये मलेरिया डे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका थीम जो होता है उसको आपने ध्यान में रखना है। थीम क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि कभी एग्जामिनर आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि हाँ जी बताओ वर्ल्ड मलेरिया डे जो कौन से डे पे होता है। डे नहीं पूछेगा, उसे पता होता है बच्चों ने कहाँ तक पहुँच हो सकती है, बट वो थीम जो होते हैं ना उनको ज़रूर पूछता है, तो वो आपने ध्यान में रखना। इंडिया और ब्राज़ील जो कि बहुत ही अच्छे देश हैं और ये ब्रिक्स के मेंबर भी हैं, इन दोनों ने अभी अलायंस किया फॉर द बायो एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स, जैसे कि आपके इथेनॉल। ये हमारे जो बायोफ्यूल्स हैं जो कि नियर बाय, अब आप ये कह सकते हैं कि आने वाले कल में यही हमारे एक तरीके के सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे, इसलिए इंडिया और ब्राज़ील ने अभी बायो एनर्जी और बायोफ्यूल्स पे क्या किया? अलायंस किया। दे आल्सो एस्टैब्लिश ए इंडियन ब्राज़ील सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आल्सो। The both countries had agreed to make efforts to make the sustainable biofuels or bioenergy as the integral part of the energy transition, whatever I said to you, right? Okay, so mainly ये इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और अदर सेक्टर जहाँ पे डीकार्बनाइज किया जाए, शिपिंग और एविएशन सेक्टर को भी इसमें क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग ने अभी रिसेंटली रिलीज किए ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो है, पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने रिलीज़ किया है, तो नीति आयोग ने रिलीज़ किया। मेनली इन्होंने रिलीज़ किया इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पे 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और जहाँ पे जो बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क है वो जो फर्स्ट फेज़ जो होगा वो वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। सेकंड फेज़ जो है ये किया जाएगा स्टेट कैपिटल्स में, यूटी हेडक्वार्टर्स में, सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ऑफ अबव 5 लाख में भी एक सेकंड फेज़ में कवर किया जाएगा। अब इस ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या है कि जो व्हीकल्स जो है वो स्वैप किए जाएंगे, बैटरीज विल बी सोल्ड विदाउट ए बैटरी। तो इसमें क्या होता है कि व्हीकल्स जिनमें स्वैपेबल बैटरीज लगी होंगी उनको विदाउट बैटरी, सपोज करो आपने एक गाड़ी खरीदी उसमें आपने बैटरी चेंज करवाई है, तो जब आप उसको बेचेंगे तो उसमें बैटरी का प्राइस नहीं होगा, स्वैपेबल बैटरी का प्राइस उसमें नहीं होगा, जिसमें क्या होगा कि लोअर परचेज कॉस्ट जो है वो पोटेंशियल ईवी ऑनर्स को मिलेगी। ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है खोंगजाम डे जो है मणिपुर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। खोंगजाम डे जो है मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है खोंगजाम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में। सो देखो ये एक तरीके से मणिपुर में बहुत ही एक तरीके से ये डे एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ खोंगजाम 1891 में बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मणिपुरी, तो इसको एंग्लो मणिपुरी वॉर भी कहते हैं, टू मेंटेन द मणिपुर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। सो हर साल ये 23 अप्रैल को मणिपुर कमेमोरेट करता है 2 मणिपुर वॉरियर, जिसमें से सबसे मेन जो है वो है मेजर पाउना ब्रजाबक्षी। तो इनको एक तरीके से देखता है कि एज ए वॉरियर्स उन्होंने किस तरीके से हमारी जो स्टेट है, जो हमारे लोकल पीपल्स है, उनको ब्रिटिशर्स से बचाया। तो ये ध्यान में रखना है आपने कि खोंगजाम जो बैटल था वो कब हुआ? 1891 में हुआ। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने सेंटर को थैंक भी किया, क्योंकि माउंट हैरियत जो कि अंडमान निकोबार में है उसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर उसका नाम कर दिया गया है, जो कि मणिपुर ने सेक्रीफाइस किया है, मणिपुर के फाइटर्स ने जो एक सेक्रीफाइस किया है उनकी रिस्पेक्ट में ये नाम जो चेंज किया माउंट हैरियत जो है अंडमान निकोबार में, इसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने सांस कैंपेन को लॉन्च किया है। देखिए सांस से जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे फुल फॉर्म का क्वेश्चन आता है, तो होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो निमोनिया जो बीमारी है उसको क्या करना है, चिल्ड्रन जो हमारे एज
अंडर द 5 एज, मतलब 5 साल 0 to 5 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं उनमें जो निमोनिया हो रहा है उसको बंद करना है, उसको डिटेक्ट करना है और बच्चों में अवेयरनेस जो है, जो उनके माँ बाप उनमें अवेयरनेस फैलानी है ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। तो निमोनिया जो है एक लंग इन्फेक्शन है जो कि वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन तीनों से होता है। सो बाय 2020 द स्टेट का गोल ये है कि टू रिड्यूस द, मतलब स्टेट गोल का मतलब है यहाँ पे कर्नाटका की बात की जा रही है, अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है वो 23 पर 1000 लीव जो है वो 1000 के पीछे 23 जो है वो हमने करनी है, रिड्यूस करनी है। और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से निमोनिया की मोर्टेलिटी रेट जो रिड्यूस करना है वो 3 डेथ्स पर 1000 लीव बर्थ जो है वो करना है। नेक्स्ट है एलॉन मस्क। देखिए एलॉन मस्क तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। सो एलॉन मस्क ने अभी एक्वायर किया है ट्विटर को, $44 बिलियन में इन्होंने 2020 में ट्विटर को एक्वायर किया है और ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन भी हैं अभी। सो देखो ये काफ़ी देर से चल रहा था सोशल मीडिया में कि किस तरीके से एलॉन मस्क जो है वो एक तरीके से, देखो एलॉन मस्क जब भी कोई चीज़ करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मुद्दा ज़रूर होता है, कोई वजह ज़रूर होती है। तो इस बार इन्होंने अपने ट्वीट में बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जैसे कि आप देखते हैं ट्विटर में कई बार ट्विटर क्या करता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका जो अकाउंट जो है वो उन्होंने बंद कर दिया था कि उन्होंने कुछ बोला। तो देखो अमेरिका के प्रेसिडेंट का आप बोल सकते हो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का अगर उन्होंने अकाउंट कर दिया है बंद, तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, कोई भी बंदा अपनी बात नहीं बोल सकता था। ये अपने एल्गोरिथम में चलते हैं कि किस तरीके से, किस एल्गोरिथम के हिसाब से ये देखते हैं कि हाँ भाई ये सही है कि गलत है। तो बायसनेस बहुत ज़्यादा था कि कुछ, जैसे सपोज करो डोनाल्ड ट्रंप का हैक कर दिया पर तालिबान का अभी भी जो ट्विटर अकाउंट है वो चल रहा है। तो ये एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म बनाए रखने के लिए एलॉन मस्क का कहना है कि अब कोई भी बंदा जो भी है, चाहे वो मेरे अगेंस्ट है, चाहे मेरे फेवर में है, चाहे जैसा मर्जी है, वो ट्विटर को बेफिक्रे चला सकता है। सो ट्विटर के जो फाउंडर, इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जैक डॉर्सी, इवन विलियम्स एंड क्रिस्टोफर स्टोन, ये इसके फाउंडर थे। और याद रखिएगा कि ये एक पब्लिकली ट्रेड कॉर्पोरेशन थी, बट अब ये टोटली क्या हुआ, एक प्राइवेट एंटिटी बन चुकी है जो कि नेगोशिएट हुई है बिटवीन द एलॉन मस्क एंड द फाउंडिंग मेंबर्स। और जो ट्विटर के सीईओ है वो कौन है, पराग अग्रवाल जो है वो ट्विटर के क्या है, सीईओ है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, जो आपने नाम सुना है। इनको अभी मिला है जॉन एफ कैनेडी अवार्ड। देखो जॉन एफ कैनेडी फाउंडेशन ने पहली बार ये अवार्ड जो है घोषित किया है, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022। ये 5 इंडिविजुअल्स को दिया, जिसमें से व्लादिमीर जेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है, इन्होंने बड़ी बहादुरी से इसको एक तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, अपनी कंट्री को डिफेंड कर। देखो कौन गलत है कौन बुरा है, किसकी वजह से वॉर स्टार्ट हुआ, जो भी है, बट एज ए प्रेसिडेंट आपको जो फर्ज निभाना पड़ता है अपने देश के लिए, वो ये प्रॉपरली अपने देश की प्रोटेक्शन जो है वो कर रहे हैं। सो दीज 5 इंडिविजुअल्स, यूक्रेन प्रेसिडेंट Vladimir Zelensky and United States Representative Liz Cheney and Michigan Secretary of State Jocelyn Benson and Arizona Representative Russell Rusty Bonners and Fulton County Georgia election worker Vendria Shemos जो हैं, these are the 5 people who are elected in the या फिर they are selected for the John F. Kennedy Award this year 2022. सो नाउ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है टू promote the role of intellectual property and encouraging the innovation and creativity. Now what is intellectual property? देखिए सपोज करो कि आपने कोई चीज़ बनाई और उस चीज़ का फॉर्मूला जो है वो सिर्फ आपको पता है, मतलब ऐसी चीज़ आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाई, तो आप उसका क्या लेते हैं, आप उसका पेटेंट लेते हैं। तो पेटेंट, जैसे इंडिया में जो पेटेंट है वो 20 ईयर्स के लिए मिलता है, उसके बाद वो फ्री ऑफ हो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो पेटेंट जो आप लेते हो वो किस लिए लेते हो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी कोई छीन ना सके, अगर किसी को यूज़ करनी है तो आपकी परमिशन के बगैर नहीं कर सकती है। तो यही चीज़ को, इनोवेशन को करेंगे ना, रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कभी कभी आप देखते हो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल में प्रॉपर्टी में इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, तो उसका मतलब है कि इंडिया में रिसर्च और इनोवेशन और क्रिएटिव लोग कितने हैं, कितना काम किया जा रहा है उस चीज़ पे, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है, उस चीज़ को इस पर फोकस किया जाता है। तो इसीलिए इसको, जैसे देखो यहाँ पे दिया है इसका थीम, अगर आप देखोगे तो टू रेज अवेयरनेस ऑफ हाउ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स आर डिजाइन। दिस इज नॉट द थीम, बट थीम इज दैट आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर, ये इसका थीम है। बट 2000 में जब ये स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो उसमें यह किया कि अवेयरनेस हाउ पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स एंड डिजाइन इंपैक्ट ऑन द डेली लाइफ, इस में अवेयरनेस फैलाने के लिए था। तो ये आपने ध्यान में रखना, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर, आपने ध्यान में रखना।
नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड। देखो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये कई बार अपनी वेसल्स को जो है लॉन्च करते रहते हैं, और इस बार जो इन्होंने शिप जो अभी लॉन्च किया वो है ऊर्जा प्रवाह। ये देखिए ये शिप है ऊर्जा प्रवाह, आपको दिखेगी। सो ऊर्जा प्रवाह जो है ये एक तरीके की इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ऑक्सिलरी बैरेज, ठीक है। ऑक्सिलरी बार्ज जो है ये इंडक्टेड की गई है, कोची में ये अराइव किए गए 22 अप्रैल 2022 को, और ये कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माहे और केरला ऑपरेशनल कमांड इसका है। सो ऑक्सिलरी बैरेज क्या होता है कि एक नेवल शिप होती है दैट हैज़ बीन डिजाइन विद द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग इन सपोर्ट ऑफ जितने भी कॉम्बैटेंट हमारे कॉम्बैटेंट शिप्स होते हैं उनको एज ए सपोर्ट होता है ये। सो ऑक्सिलरी बैरेज और शिप्स जो होती हैं ये आर नॉट ए प्राइमरी कॉम्बैटेंट वेसल, मतलब ये लड़ने के लिए नहीं होती है, बट ये एक तरीके की लिमिटेड कॉम्बैट कैपेसिटी जो है वो पर्पज जो है सेल्फ डिफेंस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज वोटर, तो आपने कई बार सुना होगा कि जो कुछ इंडियंस होते हैं जो कि बाहर होते हैं, जैसे अभी ये न्यूज़ आई है कि सुशील चंद्र जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने अभी बोला इंडियन कम्युनिटी जो कि अब्रॉड में रह रही है उनको कहा है कि वो रजिस्टर हों ओवरसी वोटर। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट पोस्टल बैलेट सिस्टम होगा, जब भी इलेक्शन होंगे तो ओवरसीज इंडियन वोटर्स जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। सो ETBPS जो सर्विस है इसमें क्या है कि वोटर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट रिसीव्ड वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है फ्रॉम द प्रेफर्ड लोकेशन दैट इज आउटसाइड द ओरिजिनल वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सर्विस वोटर्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन सेंट्रल फोर्सेज अंडर द आर्म्स एक्ट and the government officials who have been deployed in the embassies outside the country, so that there are some, you can say that there are people like you are in the UN peacekeeping forces, there are some central forces also outside the country, and there are some ambassadors, there are some you can say that the embassies में जो ambassadors काम कर रहे हैं, envoys काम कर रहे हैं, उनको ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के द्वारा एक आइडिया, एक तरीके का उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो रजिस्टर्ड कराएं एज ए ओवरसी वोटर, ताकि देश में जब भी इलेक्शंस हो तो वो आराम से वोटिंग कर सके। दूधवानी, ये अभी एक रेडियो जो एक तरीके का स्टेशन जो है वो स्टार्ट किया है टू डेडिकेट टू एनिमल हस्बेंड्री। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। तो दूधवानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है ये इस्टेब्लिश किया है ताकि फार्मर्स जो हैं उनको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कि उनकी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये देश का पहला ऐसा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो कि कैटल ब्रीडर्स के लिए टोटली डेडिकेटेड है। सो बानस डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है जहाँ पे इसको क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया, ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। ये जो है तो UN का एक अवार्ड इनको मिला है। सो मेघालय प्लानिंग डिपार्टमेंट इनिशिएटिव ने प्रपोजल सिस्टम एक स्टार्ट किया था, उसको अभी UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइजेस 2022 मिला। अब प्रपोजल सिस्टम जो है मेघालय एंटरप्राइज एंड आर्किटेक्चर जो है ये किस लिए था, एलिमिनेट द 75% ऑफ फिजिकल वर्क ऑफ फाइल्स है, मतलब जितनी भी डिपार्टमेंट का 75% जो फिजिकल वर्क है, फिजिकल फाइल्स जो होती हैं उनको ख़त्म करना था। तो ये जो मेनली क्या था कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है और जो सर्विस जो दी जाती है लोगों को उसको बढ़िया देना है डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा। मतलब आजकल जो सब देख रहे हो आप, जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब कुछ डिजिटलाइज होना शुरू हो चुका है। तो 360 प्रोजेक्ट्स में से इसको चुना गया और मेघालय जो है वो कैटेगरी कौन से, रोल प्लेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेक होल्डर जो है वो ICT को प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए क्या कर रहे हैं उस सेक्शन में मेघालय को सिलेक्ट किया है। बट 360 प्रोजेक्ट्स में से मेघालय के प्रोजेक्ट को चूज़ किया है। इट इज़ ए वेरी प्राउड मोमेंट। सिप्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि डिफेंस के जितने भी डाटाज होते हैं ये देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुझे बताना अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि स्टॉकहोम जो है वो किसकी कैपिटल है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर कौन सी कंट्री करती है, तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जो कि हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है आफ्टर US एंड चाइना। सो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले US है, देन चाइना, देन इंडिया, देन यूनाइटेड किंगडम, रशिया। तो टॉप 5 आपको ध्यान में रखना है। तो इसने बताया अकॉर्डिंग टू डाटा द मिलिट्री स्पेंडिंग ऑफ इंडिया स्टूड एट $76.6 बिलियन इन द 2021 विच इज 0.9% इंक्रीज फ्रॉम 2020 एंड ए 33% इंक्रीज फ्रॉम 2012। तो 2012 से अगर देखा जाए तो हमने 33% अपना, मतलब 10 सालों में हमने 33% जो है अपना क्या किया है, बढ़ाया है हमने अपना बजट। और पिछले साल से 2021 के हिसाब से देखा जाए तो 0.9% अपने बढ़ाया। सो देखिए इंडिया एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे 2 न्यूक्लियर वॉरहेड जिनके पास है, चाइना है, पाकिस्तान है जिनके पास है, और उनके बीच में इंडिया है, तो आपको अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग तो बढ़ानी ही पड़ेगी। सो विलेज पाली, सो पाली विलेज जो है
जो कि इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है जहाँ पे JNK में। और ये कहाँ पे है, ये सांबा में है, पाली विलेज आपने ध्यान में रखना है। और इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल सोलर विलेज जो है ये बना है, तो ये ध्यान में रखना है आपने। भीम UPI, सो देखो हमारी जो UPI एक और ऐप है, जैसे गूगल पे होती है वैसे इंडिया की जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी भीम है। भारत मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। सो UPI का है यूनिफाइड, अब चलो आप ही बताइए इसका कि फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। सो UPI का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो भीम UPI जो है ये ऑपरेशनल हुआ है न्यू पे टर्मिनल्स इन द UAE। तो आपने ध्यान रखना है कि भीम UPI कहाँ पे हुआ है, UAE में लॉन्च किया गया है। और NPCI के द्वारा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या है, एम किया गया है टू लॉन्च दिस भीम UPI इन द न्यू पे टर्मिनल्स इन द UAE। ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया विल होस्ट द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट दिबाशीष मित्रा जो है इन्होंने बोला है कि इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसको कुंभ ऑफ अकाउंटेंट्स बोला जाएगा। फर्स्ट टाइम इन 118 ईयर्स इंडिया इसको एक तरीके से होस्ट कर रहा है। तो इवेंट जो है ये वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में होगा और इसका जो थीम है दैट इज बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग द सस्टेनेबिलिटी इज द थीम। तो फर्स्ट मतलब एक तरीके से आप बोलो कि 1904 के बाद ये इंडिया पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है सर डेविड एटनबरो, काफ़ी नाम है इनका एज ए, ये एक तरीके के आप कह सकते हो एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सो इनको यूनाइटेड नेशन का अभी सर डेविड एटनबरो को चैम्पियन ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया है अंडर द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। और भी पर्सन है जिनको दिया गया है बट इनका नाम फेमस है इसलिए इनका नाम मैंने लिखा है। तो चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2021 किसको दिया गया है अंडर द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, UNEP के द्वारा सर डेविड एटनबरो को ये दिया गया है। तो UNEP जो है ये आपने ध्यान रखना है कि UNEP जो है वो 5 जून 1972 को बनी थी। और 1972 में इसी के बाद 5 जून को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम तभी से बनाना शुरू कर दिया था हमने। तो ये ध्यान में आपने रखना है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने तभी से मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट है यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। तो यूके का जो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है ये किसने है, किशोर कुमार दास ने ये जीता है। सो द फाउंडर ऑफ एजुकेशन चैरिटी विद्यानंदो, किशोर कुमार दास जो है जो बांग्लादेश के हैं। तो ये ध्यान में रखना कि ही इज़ फ्रॉम द बांग्लादेश जो है, इनको यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है। तो इन्होंने एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फॉर मार्जिनलाइज बैकग्राउंड जो हैं, जो कि लोअर कास्ट के हैं और जो कि बैकवर्ड हैं, उनकी एजुकेशन के लिए उन्हें बहुत काम किया है। तो इनकी जो चैरिटी है उसका नाम क्या है, विद्यानंदो। सो यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल वॉलंटियर हु आर मेकिंग ए चेंज इन द कम्युनिटी। सो किशोर हैज़ आल्सो स्टार्टेड ए मील प्रोग्राम। सो ये आल्सो स्टार्टेड एक टके आहार, एक टके मील फॉर 1 टका। तो मतलब 1 टका के हिसाब पे आपको खाना मिलेगा। तो ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था। एंजल विंग, तो देखो ये भी न्यूज़ में है, नासा ने अभी फाइंड आउट किया है कि एंजल विंग क्या है कि जो 2 गैलेक्सीज हैं वो क्या कर रही हैं, आपस में टकरा रही हैं और उसका नाम इन्होंने क्या दिया है, एंजल विंग उसको नाम दिया। देखो ये फ़ोटो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फ़ोटो आप देखेंगे तो ये एंजल विंग जो है ये दिखा है। तो ये जो है, ये जो फ़ोटो ली गई है ये गैलेक्सी जू सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के द्वारा ली गई है और हबल डाटा जो है ये क्लासीफाई कर रहा है इसकी लोकेशन। तो ये आपने एंजल विंग, आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि एंजल विंग क्या है। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है इन्होंने अप्रूवल दिया गया है कि 540 मेगावाट कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, जो कि चेनाब रिवर के ऊपर है। तो पहले तो आपने ध्यान में रखना है कौन सी रिवर के ऊपर है, चेनाब रिवर के ऊपर है। किश्तवाड़ होगा इसका, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये बनेगा। सो ये आप देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी आपने पढ़ा होगा कि ये ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक इसमें मीडियोकर था, वर्ल्ड बैंक और ये मीडियोकर थे। अब इसमें क्या है कि अगर आप इंडिया को देखते हो इस तरीके से, तो इंडिया की कई सारी रिवर्स जो है वो पाकिस्तान भी जाती हैं। जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो इंडस जा रही है, इंडस की उसके ऊपर ट्रिब्यूटरी है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और ये आगे जाके इस तरीके से पंचनद बन के आगे मिल जाती हैं, मिठानकोट में आपको ये मिल जाती हैं। अब क्या है कि ये रिवर्स इंडिया से गुजरती है तो इंडिया तो इस पर टोटल कंट्रोल कर सकता है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, उस टाइम पे ट्रीटी हुई। ट्रीटी में यह कहा गया कि ब्यास, सतलुज और रावी जो है, इनका पानी जो है वो इंडिया 100% यूज़ कर सकता है।
इनका पानी इंडिया 100% यूज़ कर सकता है, बट झेलम, चेनाब और इंडस का पानी जो पाकिस्तान है वो 80% यूज़ कर सकता है, 20% इंडिया इसका अभी भी यूज़ कर सकता है। तो पहले जो था वो इंडिया इस पर ज़्यादा यूज़ 20% नहीं करता था, बट जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई और जब से आपका कई सारे आपको पुलवामा अटैक वगैरह हुआ है, तो उरी अटैक हुआ है, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी और इसका प्रॉपर इंडिया जो है वो 20% जो है वो यूज़ करने वाला है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। रशिया विड्रॉल फ्रॉम UN तो यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से रशिया ने क्या किया है, बॉयकॉट कर दिया है। सो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल जो है ज़ुरा पॉलिकाविशली जो है, इन्होंने बोला है कि ये वैसे भी रशिया को निकालने वाले थे, बट रशिया ने खुद ही उससे पहले क्या कर दिया है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल कर लिया। तो इससे पहले भी आपने देखा होगा UNHCR ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ह्यूमन राइट कमीशन से भी जो है रशिया को निकाल दिया गया है। ठीक है, सो UNWTO का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे मिलेगा आपको, मैड्रिड स्पेन में आपको मिलेगा। विजय सांपला जो है ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू NCSC चेयरपर्सन, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है, इसके सेकंड टाइम ये क्या किया गया, चुने गए हैं। तो देखो ये बीजेपी लीडर हैं, जब अभी पंजाब में इलेक्शन थे तो ये वहाँ पे इलेक्शन लड़ने गए थे, वहाँ से हार गए, तो ये वापस एक तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ये फिर से ये सेकंड टर्म के लिए चेयरपर्सन बने। तो सिर्फ नाम आप इसका ध्यान रखिएगा। इंडिगो एयरलाइन जो है ये पहली एयरलाइन बनी है जो कि हमारे खुद का बनाया हुआ नेविगेशन सिस्टम जो कि एरोप्लेन्स में लगता है, जिसका नाम क्या है, गगन। तो गगन की फुल फॉर्म क्या है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम जो है ये सेंटर एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर बनाया। तो मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर ये नेविगेशन सिस्टम बनाया। तो ये थर्ड कंट्री बनेगी इंडिया जिसमें खुद का नेविगेशन सिस्टम है, US और जापान के बाद। ठीक है, तो एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है हमारा। नाबार्ड फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स, तो नाबार्ड जो है आपको पता है कि नाबार्ड जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है। ये आपका 12 जुलाई 1982 में ये बना था। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं या किसान हैं उनको क्रेडिट दिया जाता है, लोन्स दिए जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि एक फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स बनाया जाएगा जिसमें ये देखा जाएगा कि जो नीडी फार्मर जो रियली डिस्ट्रेस हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और जो कि उनके फार्म लोन्स वगैरह जो है उनको वेवर मतलब उनको वेवर किस दिया कि उनके लोन्स जो है वो माफ़ कर दिया जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रेस लेवल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट कैन डिसाइड एन एप्रोप्रिएट सपोर्ट पैकेज। तो पहले देखा जाएगा कि आपका डिस्ट्रेस लेवल कितना है, कितना आपका लोन है, कितना आप चुका सकते हैं, उस बेस पे आपको क्या दिया जाएगा, लोन आपके माफ़ किए जाएंगे। तो ये इंडेक्स उसमें क्या है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भी हेल्प लेगा, फाइनेंशियल सेक्टर की भी लेगा, इंश्योरेंस कंपनी सबकी हेल्प लेकर ये इंडेक्स बनाएगा। तो ध्यान में रखना है कि फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स कौन दे रहा है, नाबार्ड दे रही है। महाराष्ट्र जो है वो बिकेम द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। तो देश की पहली ऐसी स्टेट बनी जिसने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो एक एप्लीकेशन बनाया है जिसमें जो माइग्रेंट्स हैं उनके मूवमेंट को देखा जा सकता है कि वो इंडिविजुअल यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स उनको दिए जाएंगे। और इसमें जो है कि एक तरीके से ये भी देखा जाएगा कि जैसे अंडर एज जो चाइल्ड्स हैं और या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स में किस तरीके से रजिस्टर्ड करवाया जाए और किस तरीके से उनको डेवलप किया जाए, ये चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है एयर एशिया। आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी रिसेंटली टाटा ग्रुप ने जो है वो एयर इंडिया को ख़रीद लिया था, उन्होंने बाय किया है। तो एयर एशिया को अब ये जो है ये अपने साथ मर्ज करें। तो एयर एशिया जो है वो मर्ज कर रहा है टाटा ग्रुप के एयर इंडिया के साथ। तो टाटा ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो कंपटीशन है उसको बढ़ाया जाए और किस तरीके से जो एयर इंडिया की जो छवि थी जो ख़राब थी और जो बैड परफॉर्मेंस थे उन सबको किस तरीके से सुधारा जा सके। BRO तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो अटल टनल जो है जिन्होंने रिसीव किया है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो अटल टनल जो है जिसको आप बोलते हैं कि ये रोहतांग पास पे बना है, इसको रोहतांग टनल भी कहते थे। तो रोहतांग पास में ये हिमाचल में बना है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको ये अवार्ड मिला है बाय इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है। सो टनल जो है ये न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के बेस पे बना है। 3 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। सो इसमें देखो आप देखेंगे तो इसमें कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। एक तो सबसे मेन है पोल्यूशन सेंसर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर द एयर क्वालिटी इन द टनल। इफ द एयर क्वालिटी इज बिलो द डिसाइड लेवल द फ्रेश एयर इज इंजेक्टेड इनटू टनल वियर 2 हैवी ड्यूटी फैंस ऑन ईच साइड ऑफ द टनल। सो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि ये लेंथिएस्ट हाईएस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड है। तो मतलब आप दुनिया का सबसे हाईएस्ट टनल देखेंगे और लॉन्गेस्ट देखेंगे। हाईएस्ट
लॉन्गेस्ट टनल देखेंगे तो ये आपका रोहतांग टनल ही है, और ये NH टू नेशनल हाईवे 3 जो है वो यहाँ से गुजरता है। तो पीर पंजाल रेंज पे आपको ये मिलेगा। और मनाली है, देखो ये अभी CDS में क्वेश्चन भी आया था कि रोहतांग, पिछला CDS अगर आप 2021 देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहतांग पास किसको जोड़ता है, अटल टनल किसको जोड़ता है, तो लेह और मनाली को ये जोड़ता है, ठीक है। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल अबव 10,000 फीट इन द वर्ल्ड। तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो क्या है, 9.02 किलोमीटर जो है वो इसकी टोटल लेंथ है, ये आपने ध्यान में रखना है। वर्ल्ड वेटरनरी डे 2022, सो वर्ल्ड वेटरनरी डे जो है वो 30 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है 2022। इस साल का जो थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रिसाइलेंस, ये आपने ध्यान में रखना है, थीम आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सो ये थे आज के आपके अप्रैल के करंट अफेयर जो हैं, ठीक है। सो पूरी वीडियोस जो आपने देखनी है इसमें मैंने करंट अप्रैल के करंट अफेयर हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हमारे मई के करंट अफेयर्स आएंगे। तो ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है करंट अफेयर की, ये ध्यान में रखना कि आपके CAPF के एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी है, आपके NDA में जो सितंबर में एग्ज़ाम है, आपका CDS का एग्ज़ाम और आपका FCAT का एग्ज़ाम है, और अभी नियर बाई HAS का एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन भी आने वाली है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए देखो ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको छोड़ना नहीं है आपने। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वही चीज़ पढ़ाई जाए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट है। सो नई वीडियो के साथ, नई करंट अफेयर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।